भोला अपने छोटे से घर में अपनी गर्भवती बीवी और बीमार माँ के साथ रहा करता था। भोला इतना गरीब था कि वो अपनी माँ और बीवी को 2 वक्त का सही से खाना भी नहीं खिला पाता था। ऐसे ही एक रोज की बात है। काफी वर्षा हो रही होती है और भोला भीगता हुआ घर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी गर्भवती बीवी, उसकी बीमार माँ और उसके लिए खाना बना रही है। ये देख भोला अपनी बीवी से बोलता है, रानी, ऐसी हालत में तुम अकेले घर का सारा काम करती हो और मेरे साथ माँ का खाना भी बनाती हो। तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी ना? अरे तकलीफ कैसी, आप मेरे पति हैं और माँ जी मेरी सास। आप दोनों की सेवा करने में तो मुझे खुशी मिलती है। इस तरह से खाना बनाकर रानी भोला के सामने खाना परोस देती है। तभी भोला की नजर अपनी टूटी हुई छत पर पड़ती है। उसके घर की छत टपक रही होती है और रानी ने उस जगह एक बाल्टी लगाई होती है ताकि बारिश का पानी घर में ना फैले। ये देख भोला को अपनी गरीबी और लाचारी पर बहुत दया आती है, लेकिन भोला सर झुकाए चुपचाप प्याज रोटी खा लेता है। भोला की माँ की तबीयत बहुत खराब थी, दवाई भी खत्म हो चुकी थी। अब रानी खुद खाना खाने के लिए बैठती है, पर उसके लिए खाना ही नहीं होता। ये देख भोला रानी से बोलता है, क्या हुआ रानी, आज भी तुम्हारे लिए खाना नहीं बचा? ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझकर थोड़ी ही खाना बनाया। दरअसल मुझे भूख नहीं है। रानी, और कितना झूठ बोलोगी, मैं सब जानता हूँ। आज भी तुम्हारे लिए खाना नहीं बचा। पता नहीं मैं कैसा पति हूँ जो अपनी बीवी और माँ को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाता, जबकि ऐसे हालात में तो तुम्हें पेट भर के खाना चाहिए। न जाने जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं उसकी परवरिश कर भी पाऊंगा या नहीं। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आप दुनिया के सबसे अच्छे पति और बेटे हैं और बहुत जल्द आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता भी बनेंगे। रानी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझे फिर बातों में फंसाने की कोशिश कर रही हो, पर आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। ये लो, ये खाना तुम खा लो। वैसे भी आज मेरा एक दोस्त मिल गया था तो मैंने उसके साथ बाहर ही कुछ खा लिया था, तो मुझे इतनी भूख नहीं है। मैं जबरदस्ती खाऊं तो तुम भूखी रहो, इससे तो अच्छा है ना कि ये खाना तुम ही खा लो। इस तरह से भोला अपने हिस्से का खाना अपनी बीवी को दे देता है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। और एक दिन भोला का काम छूट जाता है। भोला का काम छूट जाने की वजह से भोला इतना परेशान हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। परेशान भोला आधी रात को बीच रोड से जा रहा होता है कि तभी एक ट्रक वाला भोला को आकर टक्कर मार देता है। यह हादसा रानी के सामने ही होता है। ये देखकर रानी के होश उड़ जाते हैं और वो अपने घायल पति के पास जाकर रोती हुई भगवान से बोलती है, हे भगवान, मैंने आज तक कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगती हूँ, मेरे पति की जान बचा ले। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं और माँ जी भी नहीं जी पाएंगे। भोला हम दोनों की आखिरी उम्मीद है। अगर भोला जी को कुछ हो गया तो मेरा बच्चा संसार में आने से पहले ही अनाथ हो जाएगा। इस तरह से रानी फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से अपने पति की जान की मिन्नतें मांगने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जो रानी को रोता देख उससे बोलती है, अरे बेटा, तुम गर्भवती हो और ऐसे समय में इतना रोना अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ जो तुम इतना रो रही हो, बताओ। अम्मा, देखिए ना, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। इनके सर से कितना खून निकल रहा है। यहाँ कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। मैं गर्भवती हूँ। मैं अपने पति को उठाकर हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकती और मैं इन्हें अपने सामने दम तोड़ता हुआ भी नहीं देख सकती। हम पहले से ही इतने गरीब हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा पता नहीं। भगवान मुझसे इतना खफा क्यों रहता है? आखिर वो हम गरीब पर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? बेटा, कहते हैं ना, मन का चाहा मिल जाए तो अच्छी बात, और अगर ना मिले तो और भी अच्छी बात होती है। शायद भगवान ने तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छा लिखा है। वैसे बेटा, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। तुम अपने बालों से अपने पति को सहलाती क्यों नहीं हो? इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत रानी के सर पर हाथ फेरती है और उसके सामने से पल भर में ओझल हो जाती है। ये देखकर रानी को कुछ समझ नहीं आता।
उसे बस याद आती है तो उस बुढ़िया की आखिरी बातें। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम अपने बालों से अपने पति को सहलाती क्यों नहीं हो? ये बात सोचकर बेचारी गर्भवती दुखी रानी रोती हुई अपने बालों से अपने पति को सहलाती है और पल भर में ही उसके पति का सारा जख्म भर जाता है और भोला एक बार फिर से पहले की तरह उठ खड़ा होता है। ये देख रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो भोला से बोलती है, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। आपको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि अभी कुछ देर पहले ही आपका एक्सीडेंट हुआ था। रानी तुम सही बोल रही हो। अभी कुछ समय पहले ही मैं तुम्हारी गोद में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भर रहा था और जैसे ही तुम्हारे बालों ने मुझे छुआ मैं स्वस्थ हो गया। अपने पति को सही सलामत देख रानी बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ घर के अंदर जाती है। वो खाना बनाने के लिए बैठती है और घर में थोड़ा सा अनाज देख मन ही मन बोलती है, अगर मैंने आज सारे आटे की रोटी बना दी तो सुबह भोला जी को भूखा जाना पड़ेगा। क्या करूं? एक काम करती हूँ, आज भी अपने लिए खाना नहीं बनाती हूँ। इतना सोचकर रानी थोड़ा सा आटा लेकर अपनी सास और पति के लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन रानी के जादुई बाल की मदद से उसका थोड़ा सा आटा ज्यादा हो जाता है और इतना खाना बन जाता है कि आज वो तीनों पेट भरकर खाना खाते हैं। पर जब अगली सुबह रानी देखती है कि भोला काम पर नहीं गया तो वो भोला से बोलती है, भोला जी क्या हुआ, आज आप काम पर नहीं गए? हाँ रानी, क्योंकि मालिक ने मेरा पूरा हिसाब करके मुझे काम से निकाल दिया है। पर वो क्यों? आप जानते हैं ना इस समय हमें पैसों की कितनी जरूरत है और पैसे तो घर में तब आएंगे ना जब आप काम करेंगे। बहुत जल्द हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। रानी मैं सब जानता हूँ और इसीलिए तो मैंने मालिक से सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मांगी थी, वो भी तब जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आता, क्योंकि उस समय तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती। पर जब मैंने मालिक से 2 दिन की छुट्टी मांगी तो उन्होंने मेरा हिसाब कर दिया और ये कुछ पैसे मेरे हाथों में थमाकर मुझे काम से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, जब उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कैसे काम पर जाऊं? इतना बोलकर भोला रानी के हाथों में वो पैसे पकड़ा देता है, लेकिन जैसे ही रानी अपने हाथों में पैसे लेती है उसके जादुई बाल अपने आप लंबे हो जाते हैं और रानी के हाथों से पैसे लेकर उन पैसों को डबल कर देते हैं। ये देख भोला की आंखें फटी की फटी रह जाती है और भोला रानी से बोलता है, रानी तुम्हारे बाल साधारण बाल नहीं रहे, ये जादुई हो गए हैं और शायद इसकी जादुई शक्तियों की मदद से ही मैं स्वस्थ हुआ और कल रात को खाना भी कम नहीं पड़ा। साथ ही अभी हमारे सामने तुम्हारे इस जादुई बाल ने हमारे थोड़े से पैसे को दोगुना कर दिया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा रानी, तुम्हारे बाल जादुई कैसे हुए? ये तो मैं भी नहीं जानती। कल रात जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो एक बूढ़ी औरत आई थी और उन्होंने मेरे बालों को छूकर मुझे आशीर्वाद दिया था। बस तभी से ये चमत्कार हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं भोला जी कि वो औरत साक्षात देवी माँ थी जो मुझे वरदान देकर गई? तुम सही कह रही हो, वो देवी माँ ही थी। वो हमारे सामने आई और हम देवी माँ को पहचान भी ना सके। पर रानी, हम उनके दिए हुए इस वरदान को, तुम्हारे जादुई बाल की शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत जल्द तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे जादुई बाल की शक्ति की मदद से हम अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन देंगे। वो कभी गरीबी नहीं देखेगा। अब बहुत जल्द रानी की एक बहुत ही प्यारी बेटी जन्म लेती है और रानी अपने जादुई बाल की मदद से अपनी बेटी को एक खुशहाल जीवन देती है। लेकिन रानी की बेटी के बाल भी जादुई बाल होते हैं और इस तरह से भोला अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। उमा के 2 बेटे थे, नील और करण। उमा के दोनों बेटे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेते हैं। नील पूजा से शादी कर लेता है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसी के साथ उसी के ऑफिस में काम किया करती थी। तो वहीं करण भी काजल नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेता है। जब दोनों भाई अपनी बीवी के साथ घर पहुंचते हैं तो उमा अपनी दोनों बहू को देखकर बोलती है, बेटा तुम दोनों ने शादी कर ली और अपनी माँ को बताया तक नहीं। माँ, हमें लगा अगर हम आपको बता देंगे तो आप हमसे नाराज हो जाएंगी, इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया और अपनी मनपसंद की लड़कियों से शादी कर ली। अरे बेटा, तू मेरे लिए इतनी सुंदर सी बहू लेकर आया है तो मैं तेरे से नाराज क्यों रहूं? तेरी बीवी करण की बीवी की तरह काली थोड़ी ना है जो मैं इसे नापसंद करूं। माँ, इंसान काला हो या गोरा उससे क्या फर्क पड़ता है?
ये तो सिर्फ इंसान की चमड़ी है जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। इंसान तो दिल से अमीर और साफ होना चाहिए। एक तो तूने इस काली सी लड़की से शादी कर ली मुझे बिना बताए, ऊपर से मुझे ही आंख दिखा रहा है। तुझे मेरी बिल्कुल भी परवाह है या नहीं? मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची है तुझे इसका अंदाजा भी नहीं है। और अगर तुझे शादी करनी ही थी ना तो नील की तरह किसी गोरी लड़की से शादी करता। ये सब देख काजल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो करण को चुप रहने के लिए कहती है। जिसके बाद उमा पूजा का गृह प्रवेश करवाती है पर काजल को बाहर ही छोड़ देती है। जिसके बाद करण अपने हाथों से काजल का गृह प्रवेश करवाता है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन अपने कमरे में बैठी बैठी उमा खुद से बोलती है, कहाँ मेरी एक बहू पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऊपर से इतनी गोरी, और कहाँ ये मेरी छोटी बहू इतनी काली है कि पूछो मत। इस काली कलूटी से पीछा कैसे छुड़वाऊं? अगर मेरा बेटा इस काली कलूटी से नफरत करने लग जाए तो मैं इसकी शादी दूसरी करवा दूंगी। उमा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी बड़ी बहू उसके पास आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी देखिए ना, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ तब से मैं सिर्फ 3-4 बार ही शॉपिंग कर पाई हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा है शॉपिंग करने का, आप मेरे साथ चलिए ना। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। इस तरह से पूजा और उमा बाहर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। बेचारी काजल घर का सारा काम अकेले करती है। शाम को जब उमा और पूजा घर आती है तो काजल उन दोनों के लिए डिनर लगाती है। खाना खाते ही उमा अपना मुंह बनाती है और काजल के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कोई खाना बना है? अरे तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? एक बार खुद खाना खा कर देख, तब तुझे पता चलेगा। तुझसे अच्छा तो 5 साल के बच्चे भी खाना बना लेते हैं। अगर तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया होता ना तो आज ससुराल में तुझे सास के मुंह से ऐसे ताने सुनने को नहीं मिलते। माँ जी आप दोनों के लिए मैं फिर से खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं काजल, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से खाकर आई हूँ, मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। वो तो तुमने खाना लाकर सामने रख दिया था इसीलिए मुझे खाना पड़ा। अच्छा मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, रात का काम भी तुम ही कर लेना, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है दीदी। इतना बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है तो वहीं काजल एक बार फिर से अपनी सास के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाने के लिए देती है। लेकिन उमा इस बार भी खाना नहीं खाती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अपने साथ हो रहा ये भेदभाव देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में रोने लगती है। तभी वहाँ करण आ जाता है और काजल को रोता देख उससे बोलता है, क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने फिर तुम्हें डांटा क्या? अरे नहीं नहीं, माँ जी तो अब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वो तो अब मुझ में और दीदी में कोई भेदभाव नहीं करती। वो तो बस आज मुझे अपनी माँ की याद आने लगी, बस इसीलिए थोड़ा सा रोना आ गया। अगर ऐसा है काजल तो कल सुबह तुम अपने मायके चली जाना और कुछ दिन वहाँ रहकर आना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मैं मायके चली गई तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? आपका खाना कौन बनाएगा? घर का काम कौन करेगा? अरे पूजा भाभी है ना, वो सब संभाल लेंगी। और वैसे भी अभी जब कुछ दिनों के लिए पूजा भाभी मायके गई थी तब तुमने ही सारा घर संभाला था, और अगर अब तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओगी तो पूजा भाभी घर संभाल लेंगी। करण काजल से बात कर ही रहा होता है कि तभी पूजा उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती है और शोर मचाते हुए घर के सभी लोगों को जमा कर लेती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सारा काम अकेले करूँ। आप तो जानती है ना मुझे ऑफिस का भी काम करना होता है। अगर मैं पूरा दिन घर का काम करने लगी तो ऑफिस का काम कब करूँगी? अरे बहू, तुझे घर का काम करने के लिए किसने कहा? घर का सारा काम करने के लिए ये काली कलूटी कलमुही है ना। माँ जी आपका छोटा बेटा करण ये चाहता है कि वो अपनी बीवी को मायके भेज दे और मैं नौकरानी की तरह इस घर का सारा काम करूँ। पूजा की बातें सुनकर उमा करण और उसकी बीवी पर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद काजल अपने मायके जाने से मना कर देती है। इसी तरह से उमा का अत्याचार काजल के ऊपर बढ़ने लगता है और वह अपनी गोरी बहू और काली बहू में भेदभाव और भी ज्यादा करने लगती है। ऐसे ही एक दिन पूजा अपने ऑफिस का काम लिए बैठी होती है और एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही होती है, लेकिन काफी समय हो जाता है, वो प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर पाती, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है।
उसको परेशान होता देख काजल उसके पास आती है और उसे उसका प्रोजेक्ट समझाती है। ये देख पूजा थोड़ी हैरान हो जाती है और काजल से बोलती है, मैं सुबह से परेशान हो रही हूँ, पर ये काम मुझसे नहीं हो पाया। तुमने इतनी जल्दी इस काम को कैसे कर दिया? दीदी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप नहीं जानते, पर मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आप जिस कंपनी में अभी काम कर रही हैं, उस कंपनी को मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया। मैं वहाँ की मैनेजर रह चुकी हूँ, परंतु जब मुझे करण जी मिले तब मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया और मैंने सोच लिया था कि मैं करण जी के साथ एक घरेलू जीवन बिताऊंगी। ये सुन पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वे काजल से नफरत करना बंद कर देती है, जिसके बाद पूजा अपनी जगह काजल को काम पर बैठा देती है और उसे अपना ऑफिस का काम दे देती है। पर तभी वह उमा काजल के ऊपर चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही होती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से उसकी कमर में चोट लग जाती है और वे काजल को आवाज देती है, लगता है माँ जी को चोट लग गई, मैं पहले उन्हें देख कर आती हूँ। काजल, माँ जी को कुछ नहीं होगा, तुम पहले मेरा काम कर दो। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस तरह से पूजा अपना काम काजल से करवा लेती है, जिसके बाद उमा काजल के पास आकर उसे मारने लगती है। ये सब देख पूजा को अच्छा नहीं लगता और पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब आप काजल पर हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि काजल भी मेरी तरह पढ़ी लिखी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको लगता था कि काजल काली है और गंवार है, पर ऐसा नहीं है। आज काजल की वजह से मेरी नौकरी बच गई माँ जी। माँ जी, दिखने में मैं गोरी हूँ, पर काजल दिल से गोरी है और आप गोरेपन का दिखावा करती हैं, पर आपका दिल काजल के रंग से भी ज्यादा काला है। अपनी बड़ी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब उमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी दोनों बहू के बीच काले गोरे होने का भेदभाव खत्म कर देती है और दोनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गरीब की जादुई जूस मशीन। राजू एक गरीब लड़का था जो कि अपना पेट पालने के लिए गन्ने का जूस बेचा करता था। दूर दूर से सब राजू की दुकान पर जूस पीने के लिए आते। राजू अपने ग्राहकों के साथ बहुत ही प्रेम भाव के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन राजू की दुकान पर एक ग्राहक आता है जो कि राजू से जूस मांगते हुए कहता है, अरे छोटू, जरा एक गिलास गन्ने का जूस बनाना तो। हाँ हाँ साहब, बैठो बैठो, मैं अभी आपके लिए बढ़िया सा गन्ने का जूस बना कर लाता हूँ। अरे छोटू, जल्दी कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बस बस हो गया साहब। राजू ग्राहक को गन्ने का जूस पीने के लिए देता है। वो ग्राहक भी बड़े चाव से जूस पी रहा होता है। उसे जूस इतना अच्छा लगता है कि वो 2 ग्लास और जूस मांग लेता है। राजू की दुकान के सामने मोहन नाम का आदमी भी गन्ने का जूस ही बेचा करता था। उसकी दुकान पर इतने ग्राहक नहीं आते थे जितने कि राजू की दुकान पर आया करते थे। मोहन बहुत ही बदतमीज और घमंडी किस्म का आदमी था, जिसे ग्राहक से बात करने की तमीज नहीं थी, जिस कारण एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आता था। मोहन की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि लोग राजू की दुकान पर आकर जूस पीना पसंद करते थे। ये सब देख देख कर मोहन अंदर ही अंदर बहुत जलता था। ऐसे ही एक दिन मोहन राजू की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, अरे राजू, क्या बिना फालतू में तू गन्ने के जूस को बड़े ही चाव से बनाता है और लोगों को पिलाता रहता है। अरे थोड़ा ऊपर नीचे करके बना दिया कर। ऊपर नीचे करके बना दिया कर? मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब है कि तू शुद्ध गन्ने का जूस लोगों को पिलाने के बजाय उसमें थोड़ा पानी भी मिला दिया कर। इससे तेरा काफी मुनाफा होगा और तेरे तो बने बनाए ग्राहक हैं, तुझे क्या दिक्कत है? उन्हें क्या ही पता चलेगा कि तूने जूस में पानी मिलाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर आज के बाद मुझे ऐसी सलाह मत देना आप, ठीक है? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप मुझे सलाह देने से तो अच्छा है कि खुद की दुकान पर ध्यान दे, तो ग्राहक आपके पास भी आएंगे। इसीलिए आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मेरे ग्राहकों पर मुझे ध्यान देने दीजिए। ओह, तो तुझे अब घमंड हो गया है अपने जूस की दुकान और ग्राहकों पर। याद रखना, ये घमंड ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। मैं घमंड कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो तो मेरा भगवान अच्छे से जानता है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मोहन अजीब सा मुंह बनाकर गुस्से से वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मोहन की दुकान पर एक भिखारी आता है। उस भिखारी के पास जूस पीने के लिए पैसे नहीं होते। वो मोहन से फ्री में ही जूस मांग रहा होता है, लेकिन वो उसे वहां से भगा देता है।
फिर वो भिखारी राजू के पास आता है और राजू से बड़े ही प्यार से जूस मांगता है और उसकी दुकान पर बैठ जाता है और उस भिखारी को जितना भी जूस पीना होता है राजू उसे पिला देता है। और वो भिखारी राजू से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से राजू को बहुत सारा आशीर्वाद देता है। राजू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो भिखारी एक देवता का रूप ले लेता है और ये देखकर राजू हैरान हो जाता है। फिर राजू कहता है, अरे प्रभु, अब मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। नहीं राजू, तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। वैसे तो रोज ग्राहकों के रूप में मुझे देवता की झलक मिलती थी, लेकिन आज तो साक्षात देवता मेरे सामने है। यही तो तुम्हारे उच्च विचार हैं राजू, और मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई मशीन दे रहा हूँ, जिस मशीन से तुम तरह तरह के जूस बना सकते हो और ये मशीन कभी खराब नहीं होगी। इस मशीन से तुम अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हो, और तो और इस मशीन से तुम्हें सोने चांदी और हीरे इन सब की पूर्ति होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। वो देवता राजू को एक जादुई मशीन देकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब राजू ज्यादा मशीन से हीरे, सोने, चांदी ये सब निकालता है और इन्हें बेचकर जो भी पैसे आते उससे वो अपना व्यापार आगे बढ़ाता। धीरे धीरे राजू जूस की बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल लेता है और हर शहर में उसका जूस का व्यापार होने लगता है। राजू अब झोपड़ी से एक आलीशान बंगले में आ जाता है और घर के बाहर तरह तरह की गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। राजू बहुत अमीर बन जाता है, तो दूसरी तरफ मोहन ये सब देखकर मन ही मन उससे जलता रहता है। राजू अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।